मोदी साले चोर है कहने पर राहुल गांधी को आपने सजा कर दी, तो नीरव मोदी, ललित मोदी, अमी मोदी, सब कौन है? ईमानदार हैं कि चोर है, पैसा लेके भागे हुए हैं? तो कहने का मतलब है ना कि सरकार दोनों हाथ से लुटा रही है। मैं कह रहा हूं ना कि कहाँ है ईडी? ईडी क्यों नहीं जांच कर रही बैंक अधिकारियों की? मैं तो राजनीति में हूं नहीं, मैं पत्रकार हूं, रिटायर्ड लाइफ बिता रहा हूं। मैं तो अगर सरकार में होता तो सबसे पहले मैं जितने भी तत्कालीन बैंक मैनेजर से लेके बैंक के डायरेक्टर होते को जो है वो उस पर खड़ा करके बनवा के पब्लिक से हंटर हंटर पिटवाता आपके इंडिया गेट पर। आप बता, हंटर हंटर कि बताओ क्यों पैसा दिया तुमने, कहां से पैसा दिया, कैसे पैसा दिया, किसके कहने से दिया? 38,000 करोड़ पीएनबी का है, 70,000 करोड़ से ज्यादा एसबीआई का है। प्राइवेट सेक्टर इस मामले में बड़े अलर्ट रहते हैं। प्राइवेट सेक्टर के बैंक ऐसे नहीं देते। ऐसे जो चोर उचक्कों को जो लोन बांटा जाता है वो गवर्नमेंट सेक्टर से ही बांटा जाता है, जहां पे बड़े बड़े पॉलिटिकल बॉसेस के फोन आते हैं। यही नहीं, इनको उस चुप्पा करने से भी ज्यादा डर इस बात का है कि अगर दूसरी सरकार आई और तब तक ये मामला सेटल नहीं हुआ, ये पकड़े गए, तो ये लोग ये ना कह दें कि हमने इसमें 10,000 करोड़ रुपया प्रधान सेवक को, 15,000 करोड़ रुपया जो है उसके बाद उप प्रधान सेवक को हमने दिया था। ये उससे भी ज्यादा खतरनाक मामला होगा। इसका परिणाम ये होगा कि मेहुल चौकसी और नीरव मोदी लोग, जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, सीबीआई ने मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, जिनके प्रत्यार्पण को लेकर बड़ी बातचीत हो रही है कि हम इंग्लैंड से ले आएंगे और उनसे ले आएंगे, तो उनको सरकार ने एक मौका दे दिया है कि आप हमारे बैंकों में आके बातचीत कीजिए और अपना सिविल सेटलमेंट कर लीजिए, कोई आप पे क्रिमिनल नहीं चलेगा। और इनफैक्ट सरकार का कहना है कि एक क्रिमिनल मामला नहीं है, हजारों करोड़ को लूट के लेके जा रहा है तो क्रिमिनल नहीं होगा। अगर कोई सरकारी अधिकारी 500 रुपए की चोरी कर रहा है तो उसको सजा भी होगी, वो क्रिमिनल भी होगा और जेल भी जाएगा। आपका धार्मिक स्थान है केदारनाथ, जहां पिछले 9 साल के दौरान कब जो है वो सोने का 1.25 अरब का जो पत्थर चढ़ा हुआ था मंदिर के भीतर, उसको हटा के वहां पीतल का लगा दिया गया। ये मामला है। अभी तक सरकार ने, ईडी ने, एनआईए ने न कोई जांच की घोषणा की है, न इसके ऊपर कोई बयान दिया है कि सोने का पत्थर उसमें जो भीतर लगा हुआ था वो कैसे गायब हो गया। उससे कम कीमत का पत्थर अभी तक स्वर्ण मंदिर पर इतने दिनों से लगा है और उसमें से एक सूद भी आज तक गायब नहीं हुआ। लेकिन केदारनाथ के मंदिर में जब से हमारे स्वामी जी जाकर के तपस्या करने लगे, तब से लेके आज तक 1.25 अरब का सोना गायब हो गया। वहां पीतल का जो है वो क्या कहते हैं पत्थर जो लगा हुआ है, वो पीतल का पत्थर लगा दिया गया है। इतने विलफुल डिफॉल्टर्स हैं, यानी कि जो जानबूझ के पैसा नहीं देना चाहते, आप उनसे बातचीत कीजिए। अच्छा, उन पे कोई मुकदमा नहीं चलाया जाए, उन पे कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ना हो, उनसे बातचीत करके जितना पैसा देते हैं उतना ले लीजिए और मामले को रफा दफा कीजिए। रूलिंग एलीट यदि चाहे तो सही को गलत और गलत को सही कर सकता है, लीगल को इलीगल और इलीगल को लीगल कर सकता है। सिर्फ करना सिर्फ ये होता है कि जो कानून या कानून के प्रावधान है उसमें सिर्फ नुक्ता और थोड़े से चेंजेस कर दिए जाते हैं। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। ताजा मामला आरबीआई का है। कुछ प्रावधान आए हैं, नए प्रावधान। क्या उन प्रावधानों से जो भगोड़े हैं जैसे विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे लोग, वो क्या बच जाएंगे? हजारों करोड़ रुपए पब्लिक का लेकर फरार, पट्टा खाता में बहुत चला जाता है। लेकिन आरबीआई ने कौन से ऐसे फॉर्मूले लाए हैं, जो प्रावधान किए हैं, जिससे कि ऐसे लोगों को एकदम निकलने का रास्ता कानूनी तौर से साफ हो जाए? इसी विषय पर चर्चा है। आज दो खास मेहमान हैं। जेपी सिंह साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, एडवोकेट हैं। संजीव पांडे साहब हैं, लेखक और वरिष्ठ पत्रकार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, दोनों व्यक्ति। तो मैं, मेरी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स कमजोर, मैं बहुत सारा इकोनॉमिक प्रोविजन समझ नहीं पाता हूँ। तो इस एपिसोड में ये समझने की कोशिश करूंगा कि आरबीआई को इतनी जल्दीबाजी क्यों पड़ी कि तुरंत ये प्रावधान चेंज कर दिए जाए, जिससे कि ऐसे लोगों को बचने का रास्ता साफ हो जाए। इसी पर चर्चा है। स्वागत है सर। नमस्कार सर। नमस्कार जेपी सर। नहीं सर, संजीव जी इकोनॉमिक्स के ज्यादा अच्छे मतलब वो हैं हम लोगों से। हम भी इकोनॉमिक्स के आदमी नहीं।
अच्छा, संजीव भाई इसके बारे में बताएं जी। संजीव जी क्या है मामला, जरा ये बताएं। देखिए, मामला ये है कि आरबीआई ने एक चिट्ठी जारी करी है सारे बैंकों को, और उसमें एक आम आदमी की भाषा में कहें तो ये कहा, डायरेक्शन दिया गया है कि जितने विलफुल डिफॉल्टर्स हैं, यानी कि जो जानबूझ के पैसा नहीं देना चाहते, आप उनसे बातचीत कीजिए। अच्छा। उन पे कोई मुकदमा नहीं चलाया जाए, उन पे कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ना हो, उनसे बातचीत करके जितना पैसा देते हैं उतना ले लीजिए और मामले को रफा दफा कीजिए। और ये ऑर्डर का परिणाम ये होगा कि जितने भी विलफुल डिफॉल्टर्स हैं, जो हजारों की संख्या में हैं, वो बैंकों से नेगोशिएट करेंगे। जिन्होंने 1,000 रुपया का लोन लिया है वो 100 रुपया दे के बैंकों से कर्ज मुक्त हो जाएंगे, और 900 रुपया जो है वो आम आदमी के खाते से निकाल लिया जाएगा, क्योंकि बैंक अपने पास तो नोट छापती नहीं है। बैंकों में हमारे आपके जैसे जो डिपॉजिट करने वाले जो लोग होते हैं, उनके पैसे आगे बैंक लोन के रूप में बड़े बड़े लोगों को कामकाज के लिए देती है। अब इस ऑर्डर के बाद एक आशंका जाहिर की जा रही है कि जो सरकार के जो पूंजीपति मित्र हैं, जो खास करके जो नीरव मोदी टाइप, मेहुल चौकसी टाइप, और ऐसे ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं, कौन जो गुजरात से संबंधित कई लोग हैं जो कहीं भागे हुए हैं बाहर में, कोई मेहता है तो कोई और सदेशड़ा है, ये सब जो लोग हैं जो हजारों हजार करोड़ लोग के भागे हुए हैं, उनके लिए एक बैक चैनल सरकार ने खोल दिया है कि आप कोई नहीं, आप बैंकों से आओ, बातचीत करो। आपने अगर 6,000 करोड़ रुपया दिया है तो 100 करोड़ रुपया देके मामला रफा दफा कराओ और खत्म करा लो। और 5900 करोड़ रुपया, जैसे किसी के 6,000 करोड़ का लोन है तो 5900 करोड़ रुपया जो है वो आम आदमी के मत्थे मर दिया जाएगा। कुल मिला के मोटा मोटी इसमें ये है। अब इसका विरोध शुरू हो गया है। अब इसका परिणाम ये होगा कि मेहुल चौकसी और नीरव मोदी लोग, जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, सीबीआई ने मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, जिनके प्रत्यार्पण को लेकर बड़ी बातचीत हो रही है कि हम इंग्लैंड से ले आएंगे और उनसे ले आएंगे, तो उनको सरकार ने एक मौका दे दिया है कि आप हमारे बैंकों में आके बातचीत कीजिए और अपना सिविल सेटलमेंट कर लीजिए, कोई आप पे क्रिमिनल नहीं चलेगा। और इनफैक्ट सरकार का कहना है कि एक क्रिमिनल मामला नहीं है, हजारों करोड़ को लूट के लेके जा रहा है तो क्रिमिनल नहीं होगा। अगर कोई सरकारी अधिकारी 500 रुपए की चोरी कर रहा है तो उसको सजा भी होगी, वो क्रिमिनल भी होगा और जेल भी जाएगा। लेकिन ये जो है बैंकों के हजारों करोड़ जो लूट के गए हैं वो कोई क्रिमिनल नहीं होगा, और उनकी इच्छा है बैंक का पैसा जितना लौटाना चाहते हैं लौटा दें, जितना रखना चाहते हैं रख लें। अब इसका रिजल्ट क्या है? विलफुल डिफॉल्टर्स क्या होता है, सबसे पहले समझने की बात है। जो विलफुल डिफॉल्टर्स वो होते हैं जो बैंकों से किसी काम के लिए लोन लेते हैं। मान लिया किसी प्रोजेक्ट के लिए या किसी टाउनशिप को बनाने के लिए लोन लिया, किसी एयरपोर्ट को बनाने के लिए लोन लिया, किसी हाईवे को बनाने के लिए लोन लिया, किसी भी चीज के लिए किसी अपने प्रोजेक्ट के लिए लोन लिया, लेकिन उस पैसे को उस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करने के बजाय अपने कहीं और किसी और चीज में इस्तेमाल कर लिया, अपने खर्चे पे इस्तेमाल कर लिया, अपने लिए संपत्तियां खरीद ली, वो पैसे को मनी लॉन्ड्रिंग से मॉरिशस भेज दिया, उस पैसे को मनी लॉन्ड्रिंग से सेशल्स भेज दिया, जो अलग अलग जो टैक्स हेवंस हैं, और यहाँ बोल दिए कि भाई तो हम तो डिफॉल्ट कर गए, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। तो इसको विलफुल डिफॉल्टर्स बोलते हैं, जो बेसिकली एक फ्रॉड है कि फर्स्ट स्टेज से ही आप फ्रॉड कर रहे हैं बैंक के साथ। तो ये विलफुल डिफॉल्टर्स जो है इस समय हजारों की संख्या में हैं, और टोटल जो अगर विलफुल डिफॉल्टर्स के साथ अगर अभी बातचीत करेगी, सारे बैंकिंग सिस्टम के लोग बातचीत करेंगे, तो टोटल विलफुल डिफॉल्टर्स के जो अमाउंट्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं 3,46,000 करोड़ रुपए। और हाँ, और ये सारे मोदी के कार्यकाल के हैं डिफॉल्टर्स, जिन्होंने मोदी के टाइम में ही लोन लिए हैं। और ये विलफुल डिफॉल्टर्स ये हैं, इसका मतलब कि मोदी के टाइम में उनको लोन दिया गया और उन्होंने जिसके काम के लिए लोन लिया वो नहीं वापस किया, वो उस काम में भी नहीं लगाया, उसको कहीं इधर उधर अपने काम में लगा दिए। वैसे मान के लिया कि किसी ने शुगर फैक्ट्री के लिए लोन लिया, जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पंजाब के मुख्यमंत्री जो थे और जो अभी भाजपा में चले गए, उनके दामाद ने उत्तर प्रदेश में एक शुगर फैक्ट्री के लिए बैंक से लोन लिया था। उत्तर प्रदेश में उनकी कहीं शुगर फैक्ट्री थी, लेकिन वो कहीं और इस्तेमाल कर लिया उस लोन को, और उसमें उनपे सीबीआई का मुकदमा दर्ज हो गया। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह के जो दामाद हैं, अब वो सीबीआई के मुकदमे से बच सकते हैं। वो बैंक में जाके कहेंगे जी कि 250 करोड़ का अगर मेरा लोन था, हम आपको 10 करोड़ देंगे, 20 करोड़ देंगे,
हमारा बट्टा, हमारा जो है खाता वही बंद करो, 15 करोड़ रुपया आप आपको दे रहे हैं, हमारा सबको हमको कर्ज मुक्त घोषित कर दो। अब एक और इसमें प्रोविजन दे दिया है, बैंकिंग देखिए कितने उदार हैं, लुटेरों को लूटने के लिए कितनी खुली आजादी दे रही है। महमूद गजनी बेचारा अगर स्वर्ग में देख रहा होगा तो रो रहा होगा कि कमाल का है, हमको तो बड़ी फौज लेके जाना पड़ता था सोमनाथ को लूटने के लिए, ये तो यहाँ बड़ा आराम से ही जाओ, कागज पत्र दो, लूटो, भाग जाओ, फिर 12 महीने बाद लूटने आ जाओ। सरकार ही रास्ता दे रही है। सरकार कह रही है कि जो कर्ज मुक्त जो जब हो जाएगा वो इंडस्ट्रियलिस्ट या जो लोनी जो है, वो 12 महीने बाद दोबारा उस बैंक के पास जाके कर्ज ले सकता है, बैंक उसको लोन दे सकता है। क्या बात है। हाँ, ये प्रोविजन आरबीआई ने किया है, मोटा मोटी ये बात है। जी जेपी सर, हम लोग बचपन में जब थे तो आबकारी वाला छापा मारने आता था, ताड़ी से जो ताड़ी उतारता था तो नहीं, उसको लगता था कि 10 पेड़ का जो है इधर उधर किए हुए, तो 4 बजे सुबह छापा मार के उसको पकड़ के बंद कर देता था थाने में। और ये तो कह रहे हैं 3 लाख कितना, मुझे तो काउंटिंग भी नहीं आता है कितना, 3 लाख कितना हजार, 3,40,489 करोड़ रुपया है। बाप रे बाप, 3,86,000 करोड़ रुपया ही तो 3,40,489 करोड़। जी। और बोफार्स 65 करोड़ में ही पूरा हंगामा मच गया था। ये तो ऐसे लग रहा है रबड़ी बट रहा है। क्या इलेक्शन के साल में ये गवर्नमेंट ये अफोर्ड कर सकती है, विपक्षी दलों को एक मुद्दा नहीं दे रही? जी देखिए सर, संजीव जी ने तो बहुत ही एग्जैक्ट फिगर बताया है। एक वायर में जवाहर सरकार जो राज्यसभा के एमपी हैं तृणमूल के, उन्होंने एक लेख लिखा है, उनके हवाले से 16 जनवरी को वायर ने छापा था कि 12 लाख करोड़ रुपए जो है बैंकों के गायब हो गए हैं मोदी जी के 8 साल के कार्यकाल में। तो अभी लेटेस्ट लेख निकला है आजकल में, जिसमें उनका कहना है कि हमारे पास वित्त मंत्रालय से लिखित रूप में आया है कि मोदी के अब तक के 8 साल और 9 महीने के कार्यकाल में बैंकों द्वारा किए गए अपूरणीय नुकसान की कुल राशि 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। 12,09,606 करोड़ रुपए है। उनका कहना था कि जब हम लोगों ने प्रकाशित किया था तो हम लोगों ने सब अनुमानों पर आधारित था, लेकिन अब उनके पास, उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा था जिसमें वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कलार ने 15 जून को एक विस्तृत पत्र जो है उनके पास जवाब में भेजा है। बहुत सा जवाब पार्लियामेंट में न देकर बाद में लिखित भेजा जाता है। तो उनका कहना है कि अब इस मामले में अतिरिक्त व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। पत्र में 2013, 2014 से 31 दिसंबर 2022 तक प्रत्येक वर्ष के लिए सभी श्रेणी के बैंकों, सार्वजनिक, निजी और विदेशी को हुए नुकसान की सटीक संख्या जो है बताई गई, ऐसा जवाहर सरकार ने कहा है। नरेंद्र मोदी के 8 साल और 9 महीने के शासन में 12,09,606 करोड़ रुपए आए। यह इस बात की पुष्टि करता है कि हमने वायर से जो कहा था कि 12 लाख करोड़ रुपए गायब हो गए हैं, अब हमारे पास पहली बार वित्त मंत्रालय से लिखित रूप में ये फिगर है। ये जवाहर सरकार का कहना है। तो अब सवाल इस बात का है कि अभी तो 3 लाख और 12 लाख माने 4 गुना ज्यादा, आप समझ लीजिए। इससे पहले हम अगला सवाल ये पूछते, सरकार ने कहा है कि हमारे बैंक में गबन या धोखाधड़ी करने वालों को दंडित करने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है। हम पाते हैं कि रिजर्व बैंक ने 8 जून को एक बहुत ही अजीब सर्कुलर जारी किया, जिसमें बैंक डिफाल्टरों को आने के लिए आमंत्रित किया गया कि ताकि वो जो है अपना सेटलमेंट करवा लें, ताकि बैंक के खातों में वो ना दिखाई पड़े कि इतने रुपए का गोलमाल है। बैंक ये सब भी तो करता रहता है ना। बैंक यूनियन वित्तीय पर्यवेक्षक इस पर हल्ला मचा रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार न केवल दोषियों के साथ है, बल्कि वो 12 लाख करोड़ के गायब होने से जो मतलब गैप हुआ है, उसको जो है वो क्या कहते हैं, मतलब किसी न किसी प्रकार भरने की कोशिश में है कि ताकि जो है वो दिखाई न पड़े। 8 जून को अपने हालिया विवादास्पद आदेश तक आरबीआई ने बैंकों को इन विलफुल डिफॉल्टरों और धोखाधड़ी को ब्लैकलिस्ट करने और दंडित करने के लिए नियमित आदेश दिए थे, नियमित निर्देश दिए थे। अंतिम आदेश डीबीआर संख्या बीपीबीसी मैंने 7 जून 2019 को अंतिम आदेश था। बैंक ऋणों के डिफॉल्टरों की सभी श्रेणियों
मतलब कहने का मतलब है बहुत ही मतलब एक विस्फोटक उन्होंने लिखा कि 12 करोड़ रुपया जो है 12,000 करोड़ रुपया किस तरह जो है वो 12 लाख करोड़ रुपया किस तरह जो है हजम कर लिया गया और उसको लीपा पोती की कोशिश की जा रही है। अब देखिए ये महज संयोग नहीं है, आपका धार्मिक स्थान है केदारनाथ, जहां पिछले 9 साल के दौरान कब जो है वो सोने का 1.25 अरब का जो पत्थर चढ़ा हुआ था मंदिर के भीतर, उसको हटा के वहां पीतल का लगा दिया गया। ये मामला है। अभी तक सरकार ने, ईडी ने, एनआईए ने न कोई जांच की घोषणा की है, न इसके ऊपर कोई बयान दिया है कि सोने का पत्थर उसमें जो भीतर लगा हुआ था वो कैसे गायब हो गया। उससे कम कीमत का पत्थर अभी तक स्वर्ण मंदिर पर इतने दिनों से लगा है और उसमें से एक सूद भी आज तक गायब नहीं हुआ। लेकिन केदारनाथ के मंदिर में जब से हमारे स्वामी जी जाकर के तपस्या करने लगे, तब से लेके आज तक 1.25 अरब का सोना गायब हो गया। वहां पीतल का जो है वो क्या कहते हैं पत्थर जो लगा हुआ है, वो पीतल का पत्थर लगा दिया गया है। ये एक घटना हुई जिस पर अभी तक सब लोग चुप्पी है। अभी तक प्रधानमंत्री अभी तक हो रहा था कि मणिपुर में नहीं बोल रहे हैं, तो ये केदारनाथ में बोले क्या? कहीं आप लोगों ने सुना? दूसरी घटना हुई, एक जो है बॉम्बे के एक्टिविस्ट हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं मनोरंजन राय, जिन्होंने आरटीआई के माध्यम से ये जो है जानकारी दी थी और बॉम्बे हाईकोर्ट में मुकदमा कर रखा है कि 20 लाख ईवीएम मशीनें गायब हैं। बीएचईएल और एईएल से मशीनें चली, चुनाव आयोग कहता है कि हमको मिली नहीं। अब उन्होंने नया एक जो है वो क्या कहते हैं उनके हवाले से जो है वो क्या कहते हैं आपके फ्री प्रेस जनरल ने छापा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था से 88,032 करोड़ रुपए मूल्य के 500 रुपए के 17,060 मिलियन नोट गायब हो गए हैं। आरबीआई ने वार्षिक रिपोर्ट जारी की थी और कहा था कि 22-23 में पता लगाए गए 100 रुपए के नकली नोटों की संख्या 14.4% बढ़कर 91,110 नग हो गई। एक बड़े खुलासे में एक्टिविस्ट ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था से 88,000 करोड़ रुपए से अधिक के 500 नोट गायब हैं। हालांकि अब आरबीआई ने अब खंडन किया है कि उन्होंने जो अलग अलग प्रिंटिंग प्रेस के आंकड़े लिए हैं उनके कंपाइलेशन में उनसे कुछ गड़बड़ी हुई है, गायब नहीं है हमारे पास नोट। लेकिन अभी भी तमाम सवाल हैं और तमाम सवाल अनुत्तरित हैं। तो अब उधर मंदिर में गायब हुआ, उधर नासिक और जो है और जो दो प्लेस हैं वहां से चले नोटों में नासिक वाला नोट गायब हुआ है जहां अब्दुल करीम तेलगी वाला कांड हुआ था। तेलगी पर तो एक फिल्म भी आने वाली है बहुत जल्दी, अभी आई नहीं है। तो 88,000 करोड़ उधर गायब हुआ, 12 लाख करोड़ से अधिक हवा हो गया जो है आपका क्या कहते हैं। और तो और उनको बुला के अब वो सब हिसाब किताब ठीक करने के लिए पॉलिश किया जा रहा है कि कैसे उसको ठीक किया जाए। बैंक में जो सर्कुलर जारी हुआ है जैसा संजीव भाई ने बताया, और ये 88,000 करोड़ इधर गायब हुआ और 1.25 अरब का सोना उधर गायब हुआ। अभी तीनों मामलों में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करती है, कहाँ है एनआईए, कहाँ है सीबीआई, कहाँ है डीआरआई, कहाँ है? आपके क्या कहते हैं मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला, निर्मला सीतारमण ने एक शब्द इन सब पर नहीं बोला, आपसे बता रहे। और जो ये मंदिर से गायब हुआ उसमें भागवत साहब ने नहीं बोला, जो पूरे हिंदू धर्म के समय चैंपियन बने हुए हैं, सबकी बोलती बंद है। योगी आदित्यनाथ ने कुछ नहीं बोला, जो हिंदू धर्म के सबसे बड़े चैंपियन है। कि मतलब ये आखिर ये वो जो सोने का पत्थर पीतल के पत्थर में कैसे बदल गया। मैं तो कह रहा हूँ कि जो आरबीआई के स्वर्ण भंडार में ये बताते हैं कि इतने टन सोना हमारे पास है, उसकी भी जांच होनी चाहिए कि उसमें सोना है या पीतल के से रिप्लेस कर दिया गया है। जी, तो इतना बड़ा लूट चल रहा है कि जिसकी की मतलब कोई हिसाब नहीं। ना प्रधानमंत्री बोले, ना लौह पुरुष गृह मंत्री बोले, ना गडकरी बोले, ना राजनाथ सिंह बोले, ना मोहन भागवत बोले, और जो है आप समझिए कि ना डीआरआई कुछ बोल रहा है, ना ईडी कुछ बोल रहा है, ना एनआईए कुछ बोल रहा है, ना डोभाल साहब कुछ बोल रहे हैं। केदारनाथ तो डोभाल साहब का ही इलाका है, उत्तराखंड के रहने वाले हैं। कहाँ गया सोना 1.25 अरब का? पीतल का पत्थर कैसे लग गया? रातों रात तो लगा नहीं होगा, उसको देख के बकायदे डिजाइन बना के वहां ले जाके उसको लगा के उसको निकाला गया होगा। आगे स्वर्ण मंदिर में लगा है और एक सूत नहीं गायब हुआ। इतना बड़ा पंजाब आंदोलन चला और जो आतंकवाद हुआ और क्या हुआ यहाँ केदारनाथ में जब से स्वामी जी जाके वहां के गुफा में तपस्या करने लगे, वहां जो है सोना पीतल हो गया। तो भैया हम तो कह रहे हैं कि उसमें भी देखना चाहिए आपके जो रिजर्व बैंक का भंडार है सोने का, कि वो पीतल है कि सोना है।
वो एक्चुअली केदारनाथ देवभूमि है, तो देवभूमि के वहाँ जो सेवक देव के रहे होंगे, हो सकता है कि वो ले गए हों, तो घरेलू मामला है उनका। तो नहीं नहीं, ये इतना बड़ा मामला है कि अगर छोटे लोग होते तो अब तक नाप दिए गए होते। मैं सीधे सीधे कह रहा हूँ। जी अभी संजीव तो जी। हमें बनारस बनारस में भी जो ऊपर पत्थर सोने का लगा उसकी भी जांच होनी चाहिए कि सोने का है कि पीतल में बदल चुका है। काशी विश्वनाथ संजीव मंदिर जी, में जो ऊपर लगा हुआ है। संजीव जी, वो जेपी सर बहुत ही गंभीर बात कर रहे हैं। 12 लाख कितना, 900 करोड़, करोड़। फिर हाँ, और फिर हाँ। केदारनाथ मंदिर से जो है सोने का गायब हो गया। आप तो 3.5 लाख करोड़ पे टिकाए हुए थे, कहीं कुछ सेटिंग तो नहीं है? देखिए, कहीं ये नीरव उड़ा देखिए सब मैं एक चीज फोन तो नहीं आ गया? हाँ हाँ टेक्निकल हाँ हाँ, मैं चलिए चलिए। स्पष्ट कर दूं कि जो 12 लाख करोड़ रुपए का जो बट्टा खाता है ना, हम्म वो टोटल डिफॉल्टर्स है, विलफुल डिफॉल्टर्स नहीं है। विलफुल डिफॉल्टर्स हम्म मैंने आपको स्पष्ट किया था कि जो लोन लेने के साथ ही ठगी शुरू कर देते हैं। अब बहुत हम्म सारी कंपनियां बैठ रही हैं, अब वो एनसीएलटी में जा रही हैं। जैसे कई कंपनियां पीछे एनसीएलटी में गई, जैसे वीडियोकॉन गया। तो वो जो इस तरह हम्म के जो एनसीएलटी में जा रहे हैं वो विलफुल डिफॉल्टर्स में नहीं आ रहे हैं। हम्म ये तो विलफुल डिफॉल्टर्स वो हैं जो लेने के बाद मना कर देते हैं कि हम पैसा नहीं देंगे। वो तो कहते हैं कि हम्म पैसा देने के लिए तैयार है, हमें टाइम दो, या एनसीएलटी में चले गए। यहां तो ये है कि इन्होंने जिस काम के लिए पैसा लिया वो लगाया ही नहीं। ये है 3,40,000 हम्म, करोड़। ओ ये मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूं। जिन्होंने बैंकों ठीक है। से, मैंने कहा ना कि आपने मकान बनाने के लिए पैसा लिया और कार खरीद लिया, हम्म और बाद में आप वहां से भाग गए, कहते जी हम तो नहीं देते आपको पैसा। फिर बैंक क्या हम्म कहेगी? अगर 10 लाख रुपए के कार के लिए लोन देगी, कहेगी चलो आओ ये बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद आप कहोगे ठीक है, मेरे पास 2 लाख देने की हैसियत है, हम 2 लाख दे देंगे। तो बैंक कहेगा हम्म ठीक है, आपका 8 लाख रुपया माफ किया, 2 लाख रुपया दीजिए आप, और आप कर्ज मुक्त हो गए। ये ये मसला ये है। दूसरा ये है कि अच्छा। इसका बैंकिंग सेक्टर का ये कहना है, जो हम्म एम्प्लॉइज हैं या जो ऑफिसर्स हैं, इससे जो ऑनेस्ट जो कर्ज लेने वाले लोग हैं, जो ऑनेस्टी से वसूलते हैं, उनका मोरल गिरेगा। वो हम्म कहेंगे कि फिर हम ही ईमानदार क्यों हैं। क्योंकि देखिए, बैंकों का ऐसा तो है नहीं कि बैंकों का सिर्फ 10 लाख करोड़ मार्केट में लगा हुआ है। हम्म बैंकों का 80 से 90 लाख, 100 लाख करोड़ तक मार्केट में एक्सपोजर है। क्रेडिट बैंकों ने ऑडिट कर रखा। हम्म और उसमें बहुत सारे जो छोटे जो लोन लेने वाले होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, और तमाम लोग जो होते हैं 10 लाख, 5 लाख, 7 लाख का जो लोन लेते हैं, ऑनेस्टली वो बैंक को वापस करता रहता है। हम्म तो इसका ये हो जाएगा कि जो इस तरह का जो ईमानदारी से जो पैसे वापस कर रहे हैं बैंकों को, वो कहेंगे यार कि जब उनका कुछ नहीं हो रहा है तो हम भी नेगोशिएट कर लेंगे बैंक से। वो 20 किस्तों को 10 किस्त टूट जाएगा, बैंक के लोग ढूंढेंगे उसको, वो बैंक के पास आके कहेगा मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, मैं क्या करूं। फिर वो कहेंगे कि ठीक है, इतना हम दे सकते हैं, आपको लेना है ले लो। वो कहेंगे ऐसे कैसे होगा? तो कहेंगे आपने उनका तो कर दिया, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी का तो कर दिया, मेरे में क्या प्रॉब्लम है आपको। तो ये बेसिकली एक मतलब अजीब सी आर्थिक स्थिति की तरफ देश को ले जा रहे हैं, ये सरकार लेके जा रही है। शायद देश को एकदम आर्थिक तबाही की तरफ लेके जाना चाहते हैं। और अगर यही हालत रहा, देखिए जो ये जो विलफिल डिफॉल्टर्स के जो टोटल लोन जो 3,40,000 करोड़ है, उसमें अकेला जो देश का जो सबसे बड़ा बैंक एसबीआई है, वो वही 70,000 करोड़ रुपए का लोन दिए बैठा है विलफुल डिफॉल्टरों को। पीएनबी का 30 से 35,000 करोड़ रुपए का लोन है। सब पब्लिक सेक्टर के बैंक डूब जाएंगे अगर यही स्थिति सरकार की रही तो। 38,000 करोड़ पीएनबी का है, 70,000 करोड़ से ज्यादा एसबीआई का है। प्राइवेट सेक्टर इस मामले में बड़े अलर्ट रहते हैं। प्राइवेट सेक्टर के बैंक ऐसे नहीं देते। ऐसे जो चोर उचक्कों को जो लोन बांटा जाता है, वो गवर्नमेंट सेक्टर से ही बांटा जाता है, जहां पे बड़े बड़े पॉलिटिकल बॉसेस के फोन आते हैं। मेहुल भाई बैठे हुए हैं और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मेहुल भाई बैठे हुए हैं कार्यक्रम में, मेहुल भाई कर रहे हैं। पता चला को मेहुल भाई इतना बड़ा चोर निकला कि सारा बैंक को ही लेके भाग गया पैसा। वहां बैठा हुआ है, किसी और देश का नागरिकता लिया, उससे पहले प्रधानमंत्री के निवास में बैठा हुआ था। नीरव मोदी जो है दावोस में प्रधानमंत्री के साथ देखता है, कुछ भी बात पता चलता है कि पीएनबी के 12-14 हजार करोड़ रुपए लेके भाग गया। तो ये जो है ना, इसका मतलब है कि ये पब्लिक सेक्टर के बैंकों को लूटने का जो स्पेशल लाइसेंस जो है भारत सरकार के जो बड़े बड़े जो पोस्टों में बैठे हुए लोग दे रहे हैं कि हम आपको संरक्षक हैं, आप लूटो बैंकों को। और आम आदमी का जो पैसा है वो तो डूब जाएगा, कल को बैंक डिफॉल्ट हो जाएगा। आप 10 लाख रुपया दिए हुए, लेकिन आपका इंश्योरेंस तो 5 लाख रुपए का ही है। अगर कल को बैंक डूबता है, आपका करोड़ रुपया भी जमा है मेहनत की कमाई का, तो आपको तो सिर्फ 5 लाख मिलेगा।
तो बैंक डूबेगा क्यों? बैंक इनके कारण डूबेगा। आपको करोड़ों की कमाई जो होगी, मेहनत की कमाई, उसका सिर्फ 5 लाख मिलेगा। तो किस लेवल पे ये देश में ऑर्गेनाइज लूट मची हुई है कि ये देखने वाली बात है कि क्या इन्होंने हालात कर दिया है। बाकी तो सोना के लेकर तो पहले भी विवाद उठा था कि पता नहीं कहाँ यहाँ से 200 टन सोना ले जाके कहाँ रख दिया था बाहर में। उस समय भी काफी विवाद उठा था 2017-18 में। लेकिन वो कहते हैं सरकार ने मामला काफी दबवा दिया था कि बाहर स्विस बैंक में सोना जाके रखा है गिरवी है, पता नहीं क्या है। बीच बीच में विवाद उठता रहा है सोना वाला कि ये रिजर्व बैंक का सोना भी इधर उधर कहीं गया हुआ है इनका। और 80,000 करोड़ वाला तो आप देख ही रहे हैं। उससे पहले 2000 के नोट ही गायब हो गए थे। 2000 के नोट कहाँ गायब हुए थे, किधर गए थे 2000 के नोट सारे, ये समझ में नहीं आया आज तक। तो देश के इकोनॉमी को ये कैसे चलाना चाह रहे हैं? क्या ये रवांडा, बुरुंडी और सोमालिया बनाना चाहते हैं इकोनॉमिक लेवल पे इस देश को? ये बात समझ में नहीं आ रही। ये एक बड़ी चिंतनीय और विषय है इस मुल्क के लिए। जेपी सर, जो कह रहे हैं देखिए सर, संजीव जी, उस हिसाब से जो भगोड़ा है, जो जनता के पैसे का लुटेरा है, उसका तो कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ेगा और सब लोग ऐसे ही कहने लगे जो करना है कर लो, हम लोन वापस नहीं देते हैं। तो ये देश किस तरफ जाएगा? देखिए देश तो रसातल में जा रहा है और ये सरकार रहेगी तो रसातल के भी जो है अंतिम जो है क्या कहते हैं पायदान पे जाकर के देश खड़ा होगा। देखिए मैं ये बिल्कुल डिफाल्टर के जुमले को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ व्यक्तिगत रूप से। ये डिफाल्टर मीन्स डिफाल्टर। अगर बैंक से आपने लोन लिया, अपने व्यापार के लिया, व्यापार में लगाया और आप उस पैसे को धीरे धीरे साइकिल ऑफ करके आप विदेशों में भेजने लगे, तो क्या है ये बिल्कुल डिफाल्टर है या डिफाल्टर है? क्या किस श्रेणी में आएगा? बिल्कुल तो मान लीजिए हुआ कि आपने साइकिल के लिए लोन लिया और आपने जो है क्या कहते हैं चम्मच भी नहीं खरीदा, आपने उसको ऐसे आराम में खर्चा कर दिया। ये इसके लिए तो आपने एक जुमला इस्तेमाल कर दिया। लेकिन आपने अपने व्यापार के लिए लोन लिया और व्यापार में से पैसा धीरे धीरे निकाल करके आप जो है बाहर भेज करके टैक्स हेवन में जमा करने लगे, तो ये बिल्कुल डिफाल्टर न कहते हुए बिल्कुल डिफाल्टर है कि नहीं है? क्योंकि आपका पैसा देने का इरादा ही नहीं है। इसलिए मैं डिफाल्टर माने डिफाल्टर। और जो 3 लाख करोड़ और 12 लाख करोड़ में 4 गुने का अंतर है। वो पैसा अगर जो बैंकों से गायब हुआ है तो उसमें सारे बैंक, स्टेट बैंक से लेके सारे बैंक प्रभावित हैं। और सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक में भी समझ लीजिए, प्राइवेट बैंक में यस बैंक प्राइवेट बैंक था, लेकिन यस बैंक ने जो है वो जो आपका दूध था उसको जो है फाइनेंस करने के लिए यस बैंक ने कितना डिफाल्टर किया। आईसीआई बैंक ने जो है कितना डिफाल्टर किया बदावन को फाइनेंस करने के लिए, डीएलएफ वालों को। और आईसीआई बैंक की चंद्रा कोचर जेल गई, उन्होंने वो जो आपका वीडियोकॉन वाले को जो है फाइनेंस करने के लिए कितना बड़ा सब जो है गोलमाल किया। तो बात यह है कि जितने वॉल्यूम में आपके पैसा है उस वॉल्यूम में कितना आप गोलमाल कर सकते हैं, यहाँ मामला ये लटका हुआ है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपका इस पर निगरानी का तंत्र था उसको सरकार ने ऐसे अपने चमचों को बैठा दिया है वहां कि उनके इशारे के बिना कोई निगरानी नहीं करते। और दूसरी ओर कारपोरेट गवर्नेंस के नाम आपको चुने हुए लोगों को ही पैसा दिलवा रहे हैं और वो चुने हुए लोग पैसा लेके नमस्ते कर दे रहे हैं और फिर आप उसमें बिल्कुल डिफॉल्ट का एक जुमला कर दे रहे हैं। बात बिल्कुल डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट मीन्स डिफॉल्ट। आपने बैंक को लूटा तो ये लूट है, चाहे आपने जानबूझ, और जिसने भी लूटा जानबूझ के ही लूटा, किसने अनजाने में नहीं लूटा कि उससे कोई गलती हो गई। इसलिए बिल्कुल डिफॉल्टर शब्द शुद्ध रूप से जुमला है, आप मान लीजिए आप बता। और सिर्फ ये दिखाने के लिए है कि हम इसको ठीक कर रहे हैं, हम इसको पैचअप कर रहे हैं। डिफॉल्टर माने डिफॉल्टर। आप कुछ हजार रुपए में तो किसान को, छोटे रोजगारियों को ले जाके राजस्व अदालत में आप जो है वो तहसील वाले में बंद कर देते हैं और वो तहसील में ही रहता है जहां सामने जंगले में एक आदमी बंद रहता है। जितने लोग वहां से गुजरते हैं सब उसको देखते हैं कि भीतर एक आदमी बंद है। पता चला इसके ऊपर इतना लगान बाकी है, इसके ऊपर इतना जो है फलाने बैंक की आरसी है, ये है। और दूसरी ओर आपके हजारों हजार करोड़ लाखों करोड़ लेकर के लोग फरार हो जा रहे हैं और आप 9 साल से उनको भारत प्रत्यार्पण करा रहे हैं। अभी माल्या का हुआ, मेहुल चौकसी का हुआ और आप यहाँ के गोदी मीडिया में खबर छुपवाते हैं कि वो वहां जेल में बंद है तो वो फलाने हैं। और जो है वो आए दिन उसके रंगरेलियों के जो है विजय माल्या की जो है फोटो जो है वो क्या कहते हैं तमाम सोशल मीडिया और इधर उधर आती रहती है। मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी, अमी मोदी, लाइनें तो है। आप बता, मोदी साले चोर है कहने पर राहुल गांधी को आपने सजा कर दी। तो नीरव मोदी, ललित मोदी, अमी मोदी सब कौन है? ईमानदार हैं?
कि चोर है, पैसा लेके भागे हुए हैं। तो कहने का मतलब है ना कि सरकार दोनों हाथ से लुटा रही है। मैं कह रहा हूं ना कि कहाँ है ईडी? ईडी क्यों नहीं जांच कर रही बैंक अधिकारियों की? मैं तो राजनीति में हूं नहीं, मैं पत्रकार हूं, रिटायर्ड लाइफ बिता रहा हूं। मैं तो अगर सरकार में होता तो सबसे पहले मैं जितने भी तत्कालीन बैंक मैनेजर से लेके बैंक के डायरेक्टर होते को जो है वो उस पर खड़ा करके बनवा के पब्लिक से हंटर हंटर पिटवाता आपके इंडिया गेट पर। आप बता, हंटर हंटर कि बताओ क्यों पैसा दिया तुमने, कहां से पैसा दिया, कैसे पैसा दिया, किसके कहने से दिया। नहीं, पूरा बहुत तंत्र गंभीर। भ्रष्टाचार के अक्ष में आकंठ हुआ। 88,000 करोड़ रुपया जो गायब हुआ है आपके, जो तेलगी काम की तरह हो गया है आपके नासिक से पैसा चला हो। आरबीआई ने कहा हमारे पास नहीं, अब कह रहे हैं आपने गलत। तो आप सही सही आकलन बताइए सारे पैसे के हिसाब से कि अब तक आपने कितनी नोट छपवाई, क्या हुआ, कितना आप खजाने में आया। आप खाली कह देने से कि हाँ ये गलत है, अडानी ने कह दिया तो क्या लोगों ने मान लिया क्या कि गलत, सब गलत है? क्यों से भी उनकी जांच कर रही है? क्यों नहीं उन्होंने हिंडनबर्ग पर आज तक मुकदमा किया? खाली कह देने से गलत है, गलत है, गलत हो जाएगा? या बियॉन्ड डाउट आपको जो है वो दिखाना पड़ेगा कि हाँ गलत है। अच्छा, फिर जो आप कर्जा चुका रहे, बड़ा मोटे मोटे में छपड़ा कि अडानी ने इसमें कर्जा चुका दिया। अरे अडानी उसमें कर्जा चुकाने के लिए कितना लोन लिया दूसरे जगह से, वो गायब कर दे रहे हैं आप। तो आपने एक जगह का लोन लिया, दूसरे जगह चुकता किया, तो एक की टोपी निकाल के दूसरे को टोपी पहना दी। ये लोन चुकता तो हुआ नहीं। लोन चुकता तो तब हुआ कि जब आपने अपने एसेट में से निकाल करके लोन चुकता किया। आपने लोन चुकता करने के लिए लोन आपको लेना नहीं पड़ा, तब आपका लोन चुकता हुआ। आप खाली कह दीजिए कि नहीं सब ठीक है, सब गलत है, सब गलत कहा जा रहा है। अब मनोरंजन वाला ही राय वाला मामला ही जो 88,000 करोड़ का, इसका वैलिड जवाब इससे आरबीआई नहीं दे पाई है अभी तक। वैलिड जवाब ये होता जब एक एक पैसे का हिसाब होता कि इतने दिन में इतने इतने रुपए छपे और इतनी नोट यहाँ है, इतनी नोट इन बैंकों में गई, इसका सब लेखा जोखा था, तब पता चलता कि 88,000 करोड़ रुपया गायब है कि नहीं गायब। तो वहां गायब, धार्मिक गायब। ये तो तीन मोटा मोटा है। आप मणिपुर और कहां कहां पे फंसे हुए हैं। अभी तक मणिपुर में किसी और की सरकार होती तो बर्खास्त हो गई होती, राष्ट्रीय शासन लग गया होता। क्यों नहीं आप राष्ट्रीय शासन लगा? और वहां तो अभी स्टेज पे मामला पहुंच गया कि कुकी और मैतेई को ये अलग अलग स्टेट, सब स्टेट में नहीं बांटेंगे तब तक जो है ठंडा होना मुश्किल है। संजीव जी, आप कल जी जी बताएं। हमने कहा आप कलकत्ता में जाके कूद जाएंगे, मणिपुर में आपको कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। बंगाल में चूंकि दीदी हैं तो आप वहां कूद जाएंगे, आप बिहार में कूद जाएंगे, आप केसीआर के यहाँ टांग फंसा देंगे, आप जो है क्या कहते हैं कर्नाटक में जो है वो क्या कहते हैं चावल की सप्लाई बंद कर देंगे। मणिपुर में क्या हो गया? चूड़ी पहन लिया क्या आपने? और एक आया है कि कुकी उग्रवादियों से इन्होंने जो है चुनाव के समय मदद ली थी, उसका अभी तक वैलिड खंडन न गृह मंत्री ने किया है न प्रधानमंत्री ने किया है। संजीव जी, जेपी सर तो पूरा ऑपरेशन कर दिए हैं पूरा। देखिए, जो गौतम अदानी की बात जो जेपी सिंह जी ने की, तो मैं एक इसमें इंफॉर्मेशन दे दूं कि गौतम अदानी साहब ने अभी सेबी को इन्फॉर्म किया है कि उन्होंने 20,000 करोड़ रुपया लोन लिया है और उसमें से 20,000 करोड़ रुपया जो लोन लिया लोन चुकता करने के लिए मार्केट से, उसमें से 10,000 करोड़ से ऊपर जो पैसा गया है उन्होंने उठाया है वो पब्लिक सेक्टर के बैंकों से उठाया है। यानी कि मोदी सरकार आप इससे लीजिए आज भी उन्होंने, मोदी सरकार जो है मेहरबान है अदानी पे। पब्लिक सेक्टर के बैंक उनको लोन दे रहे हैं। उनके तमाम मतलब उनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, उनकी हेरा फेरी पे इतना सवाल उठा है, उस पे इन्होंने कोई जेपीसी के बजाय बैंकों को कह रखा है कि अदानी साहब जो मांगते हैं देते जाओ। तो ये तो अदानी साहब की जो सूचना है ये हमने आपको दी। अब एक इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि जो हमें तो कभी कभी हमें ये भी लग रहा है शायद कि जो डिफॉल्टर्स हैं उसमें कई सरकार के करीबी हैं, तो वो चाहते हैं कि ये सरकार अगर जा रही हो तो इससे पहले ही कुछ ले देकर कर्ज मुक्त होकर अगर फाइल ले लेंगे तो बाद में कोई मुकदमा चलेगा नहीं कर्ज मुक्ति का, अगर सर्टिफिकेट ले लेंगे तो। और शायद उन्होंने सरकार को भरोसा भी दिया हो कि हमारा सेटलमेंट कराइए, कुछ आपको भी दे देंगे, इसमें से आपको चुनाव लड़ने का फायदा हो जाएगा, बाद में हम किसी मुकदमे से मुक्त भी हो जाएंगे। कल को अगर सरकार बदल गई और मेहुल चोकसी और नीरव मोदी पे सख्ती हो गई तो उनको दिक्कत आएगी। तो ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट आनन फानन में इनको कर्ज मुक्ति का सर्टिफिकेट देना चाह रही है ताकि
इनको बाद में कोई बदली हुई सरकार से दिक्कत ना आए, और बदली हुई सरकार में दिक्कत आने के बाद कहीं ये ना बताने लगे कि हमने इसको इतना चंदा दिया था, हमने इसको इतना चंदा दिया था। क्योंकि विजय माल्या ने भी कहा था कि विजय माल्या के बारे में भी सूचना दी जाती है कि विजय माल्या ने भी रूलिंग पार्टी को चंदा दिया था भागने से पहले। ये लगातार सवाल उठता रहा है। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि औने पौने में सारा मामला निपटा के और सारा मामला दाखिल दफ्तर करके कागजों में उनको एकदम क्लीन चिट दे के साफ सुथरा दे के निकाल दें, ताकि बाद में उन पर कोई कार्रवाई की संभावना ही खत्म हो जाए। ये तो भाई रिजर्व बैंक ने कहा था, संजीव जी, जेपी सर जो एक बात बोले उनको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ कि अगर सरकार बदल गई मान लीजिए और अभी जो हेरा फेरी सब ठीक कर दिया, अगर सरकार में इच्छा शक्ति हो तो वो भी कागज फिर पलट के फिर भी पकड़ सकती है। ये नहीं है ना कि अभी अभी सरकार अगर कर्ज माफी का पूरा सब ठीक ठाक कर दिया, अगली सरकार आएगी तो उसको मान लेगी, कोई जरूरी नहीं है। हाँ, ये जरूरी नहीं है, लेकिन सामान्य रूप से क्या होता है कि फिर ऐसे लोग लिटिगेशन में चले जाते हैं। यही रिजर्व बैंक के ऑर्डर को लेकर और बैंकों के कर्ज मुक्ति सर्टिफिकेट को लेकर ये चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे, हाई कोर्ट में चले जाएंगे, वहां लिटिगेशन पेंडिंग हो जाएगा। मतलब कि एक बार होता है कि एक बार सरकार अगर कोई इस तरह के फैसले ले ले, रिजर्व बैंक का फैसला ले ले, तो उनको बाद में अगर कोई कार्रवाई भी होगी तो लिटिगेशन के मदद से इसको लंबा करने की कोशिश करेंगे, उसको टालेंगे। ये बड़ी तरह की आगे उनको रास्ते मिल जाते हैं। इनफैक्ट मेरा ये कहना है। जी जेपी सर, यही नहीं, इनको उस चुप्पा करने से भी ज्यादा डर इस बात का है कि अगर दूसरी सरकार आई और तब तक ये मामला सेटल नहीं हुआ, ये पकड़े गए, तो ये लोग ये ना कह दें कि हमने इसमें 10,000 करोड़ रुपया प्रधान सेवक को, 15,000 करोड़ रुपया जो है उसके बाद उप प्रधान सेवक को हमने दिया था। ये उससे भी ज्यादा खतरनाक मामला हो। अभी जो माहौल है तब तो उस समय सरकार अगर पलटेगी। और दूसरी बात कांग्रेस भी आर्थिक उदारीकरण की नीति पर चलती रही है और कांग्रेस ने भी कारपोरेटरों का बहुत पैसा माफ किया है। इसलिए मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि सरकार बदलने के बाद कांग्रेस इन जो है कारपोरेट्स के खिलाफ कोई बहुत कठोर कदम उठाएगी। अच्छा, एक सवाल और सर, 65 करोड़ रुपए बोफोर्स में 88-89 की बात है, उसको कितना भी चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ दिया जाए तो इतना बड़ा अमाउंट नहीं हो सकता है। उस समय पूरा विपक्ष इसको मुद्दा बना के राजीव गांधी की सरकार गई, वीपी सिंह की सरकार आई। क्या इस तरह का ये मुद्दा बन सकता है या विपक्ष इसको उस लेवल पे ले जाना चाहता है, नहीं ले जाना? क्योंकि तो बड़ा मतलब 12-13 लाख करोड़ रुपए की बात है, टोटल 12-13 लाख करोड़ रुपए। जी संजीव जी, देखिए, आप एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो इतनी बड़ी लूट मची है, इसमें आप देखिए कि मीडिया कितना इस लूट के बारे में लिख रहा है। आप अगर ध्यान से देखिए तो हिंदी अखबारों से खबर गायब है। जो आम जनता के बीच ये सबसे ज्यादा सर्कुलेशन में है, या वर्नाक्युलर लैंग्वेज के दूसरे स्टेटों के कन्नड़ हो गया, तेलुगु हो गया, वहां पे खबरें नहीं मिलेगी। कुछ गिने चुने अंग्रेजी के अखबार कुछ स्पेसिफिक खबरें कर रहे हैं। जैसे इंडियन एक्सप्रेस ने ही खबर रिजर्व बैंक वाली ब्रेक करी थी कि रिजर्व बैंक ने चिट्ठी निकाली है। इंडियन एक्सप्रेस ने आज भी वो खबर करी है कि कितना पैसा है। तो बाकी अखबारों में ये आपको खबर नहीं मिलेगी कि 12 लाख करोड़ रुपया के बट्टे खाते में चला गया, 3 लाख करोड़ रुपया सरकार औने पौने दाम में सेटलमेंट करने में लगी है। ये खबर आपको हिंदी अखबारों में नहीं मिलेगी कि आम जनता के बीच ये थोड़ा सा अवेयरनेस है। दरअसल क्या है कि यही जब अगर सरकार ये फैसला ले ले कि किसानों का हमने 50,000 रुपए तक का लोन माफ करने का फैसला लिया है, उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद फटाफट कहीं से बयान आएगा कि ये तो कर्ज संस्कृति को सरकार खराब कर रही है, लोन देके लोग नहीं लौटाते। उसके बाद अब अखबारों के हेडिंग देखिए, देश का बैंकिंग सिस्टम तबाह हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सरकार क्या कर रही है। याद होगा रबड़ी, जब 2009 में जब किसानों की कर्ज माफी 70,000 करोड़ रुपए की हुई थी, आपको याद होगा, यूपीए 1 की सरकार थी और यूपीए 2 का इलेक्शन, जब 2 में दोबारा इलेक्शन होना था, मतलब यूपीए 1 की सरकार का अंतिम वर्ष था, अंतिम बजट था, और उस बजट के दौरान जब इन्होंने किसानों की ऋण माफी की घोषणा करी उस समय के वित्त मंत्री ने, तो इतना हंगामा हुआ पूरे देश भर में मीडिया में, जबकि कुछ नहीं है। किसानों का टोटल जो, अगर छोटे कर्ज देखिए, जो किसान जिसको डे टू डे के लिए लेता है, बड़ा कर्ज नहीं, टोटल कर्जा 12 लाख 13 लाख करोड़ रुपया किसानों पे है, और छोटे कर्जे जो है 3, 3.5, 4 लाख करोड़ है, जो कभी
खेती के लिए लेता है 50,000, कोई 20,000 ले रहा है, कोई कोऑपरेटिव बैंक से ले रहा है, कोई एसबीआई से ले रहा है, कोई पीएनबी से ले रहा है, कोई खाद के लिए ले रहा है, कोई ट्रैक्टर में डीजल के लिए ले रहा है। ऐसे ऐसे 50,000, 40,000, 30,000 रुपए कर्ज माफी सरकार कर देती थी। उसके बाद इतना मीडिया में हंगामा हुआ कि जैसे लग रहा था किसानों ने सारा बैंक ही लूट लिया। और उसके बाद देखिए कई राज्यों में सरकारों ने चुनाव से पहले बैंक कर्ज माफी की, किसानों की कर्ज माफी की बात की कि हम कर्ज माफ करेंगे। कितना मजाक हुआ कि चुनाव में जब सरकारें जीत के आई तो किसी किसान का किसी राज्य में, मध्य प्रदेश में था कि पता नहीं कहाँ था, मैं पढ़ता था उस समय, उत्तर प्रदेश में भी कई राज्यों में कर्ज माफी की बात सरकारें करती थी। 75 रुपए का चेक आ रहा है कि आपका 75 रुपए का कर्ज माफी हो गया, किसी का 70 रुपए का कर्ज माफी हो रहा था, किसी का 300 रुपए का कर्ज माफी हो रहा था। और यहाँ तो इकट्ठा 3,46,000 करोड़ रुपए का विलफुल डिफॉल्टर को सरकार कहती है बुलाओ, बातचीत करो, जितना देते हैं लो और उनका खाता क्लोज करो और 12 महीने बाद दोबारा बुला लो कि आपको और कितना पैसा चाहिए आप बताइए। तो ये देखिए कि कितना जो इंडियन मीडिया का रोल देखिए, किसी भी हिंदी के अखबार देश का उठा लीजिए, कहीं आपको एक खबर नहीं मिलेगा जो सो कॉल्ड अपने आप को बहुत बड़ा क्रांतिकारी अखबार बोलते हैं, नहीं मिलेंगे आपको एक खबरें। तो ये एक बहुत बड़ा अजीब स्थिति है कि जो माहौल और मुद्दा, पॉलिटिकल पार्टियां भी इसमें बहुत खुल के हल्ला इसलिए करने से डरती है, चाहे विपक्षी दल भी हो, कि वो भी उन लुटेरों से कुछ ना कुछ पालती है कि हमको कुछ, अगर उधर दे रहा है सत्ताधारी दल को 10 करोड़ तो 2 करोड़ हमको भी देके जाएगा। वहां भी उनके एजेंट बैठे होते हैं, नेता जो होते हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे क्षेत्रीय दल हो, वहां भी तो कॉर्पोरेट के और लुटेरों के एजेंट बैठे हुए हैं जो चुटभैये नेता होते हैं, जो सरकार के इर्द गिर्द बैठे होते हैं। फिर कुछ ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो राज्य सरकारों में होते हैं या किसी भी बड़ी पार्टी की सरकारों में कुछ ब्यूरोक्रेट भी एडवाइजर होते हैं जिनका बैंकिंग सिस्टम वो कॉर्पोरेट से लाइजनिंग होता है और लुटेरों से लाइजनिंग होता है। फिर वो कन्विंस करते हैं चलिए जी बैंक का लूट के ले गया ना 10 करोड़, आपको तो 2 करोड़ दे रहा है, बैंक का लूट के ले गया 1000 करोड़, आपको तो 5 करोड़ दे रहा है ना, आप 5 करोड़ लेके चुप हो जाइए। तो विपक्षी दलों इसको इसीलिए मुद्दा नहीं बनाती कि उसमें आंशिक हिस्सेदार होती है। एक बार के लूट में अगर 100 रुपया बट रहा है तो अगर 90 रुपया सत्ताधारी दल को जा रहा है तो 10 रुपया विपक्ष को भी उसमें आता है, हर पार्टी को देता है सुविधा के हिसाब से। तो चुप हो जाते हैं, वो भी मुद्दा नहीं बनाते क्योंकि उनके नेताओं के जेब भर रहे होते हैं। जी जेपी सर, फाइनल कमेंट। जी फाइनल कमेंट की बात सर ये है कि जिस तरह 9 साल से हर क्षेत्र में एक तो सामाजिक समरसता इस सरकार ने तोड़ के जीरो कर दिया, उसके बाद हर क्षेत्र में जिस तरह इतने बड़े बड़े कारपोरेट लूट घोटाले, एक अडानी या एक अंबानी की बात हो रही थी, यहाँ इतने बड़े बड़े फिगर सरकार स्वयं स्वीकार कर रही कि 12 लाख करोड़ से अधिक रुपया बट्टे खाते में है। आपके उन्होंने जवाहर सरकार को, जो राज्यसभा के मेंबर है, उन्होंने जब लिख के दिया है और जब हल्ला हुआ था 12 लाख करोड़ रुपया जो है बैंक के उससे जो है निकल करके गायब हो गया है, तब हुआ कि साहब वायर वाले जो है झूठ फैलाते हैं और झूठी खबर है। अब तो जब लिखित जवाब में आ गई ये बात तो इसको कहाँ ले जाएंगे। और फिर डिफाल्टर तो डिफाल्टर, चाहे उन्होंने व्यापार के लिए लिया और पैसा धीरे धीरे खसकाते खसकाते गायब हो गए। दूसरी बात यह है कि इस समय आपका जो एक तो कानून चल गया था दिवालिया कानून, वो भी अजीब है। आप जो है 10 स्टार 12 स्टार घर में रहते हैं, आपके पास दर्जनों गाड़ियां हैं, आपके पास दर्जनों और भी धंधे हैं, और आपने जहां बैंक से बहुत पैसा लिया वो लिया, उसमें आप दिवालिया हो गए। तो जो बाकी जो आपके और धंधे उनसे वो पैसा क्यों नहीं वसूला जाता। बाकी लोगों से तो जब कर्जा होता है कि साहब आपका वो धंधा बैठ गया लेकिन आपका ये धंधा चल रहा है, आप कर्जा चाहे घर बेच के लाइए पैसा जमा कीजिए, तो उनका क्यों नहीं घर बिकवाया जा रहा। तो बड़ा दोहरा तेहरा मापदंड चल रहा है और ये आर्थिक उदारीकरण का ये सबसे गंदा पहलू है। आप जान लीजिए कारपोरेट गवर्नेंस, जिसके नाम पर पूरी दुनिया में जहां भी कारपोरेट है वहां सब जगह घपला घोटाला हो रहा है और सब जगह प्रॉब्लम है। कोई सिर्फ भारत में प्रॉब्लम नहीं है, भारत में ज्यादा प्रॉब्लम इसलिए है कि यहाँ जो है शुद्ध रूप से बेईमानी की जा रही है कुछ विशेष लोगों के लिए। यहाँ भी जनरलाइज नहीं है, ये विशेष लोगों तक सीमित है यहाँ जी। चलिए शुक्रिया सर। और मिला जुला के कहाँ गए जनता के 12 लाख करोड़ रुपए, बहुत विस्तार से हमने भी समझा है ये क्या होता है बिल्कुल डिफॉल्टर और डिफॉल्टर। और जेपी सिंह साहब ने तो बढ़िया से जो है समझाया ही है कि मिला जुला के सब पैसा का चोरी लूट ही है, अगर आम जनता के टर्मोलॉजी में समझे तो।
सरकार, मैंने शुरू में ही कहा था कि नुक्ते के हेर फेर करके कुछ कुछ टेक्निकल बात करती है कि जिससे कि लगे कि कुछ कानून बन गया है, लेकिन वो पैसे की लूट ही है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, ये स्पेशल एपिसोड आर्थिक लूट पर, पूरा वीडियो देखिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। जल्दी मिलता हूं अगले एपिसोड में। शुक्रिया।